गाइस, दिस इज मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं सॉवरेंटी के बारे में। इसका जो मीनिंग और नेचर है वो इससे पहले वाले वीडियो में मैं करा चुकी हूँ। तो आज हम इसके किस्मों के बारे में बात करेंगे, यानी कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं सॉवरेंटी की। बाकी मीनिंग एंड नेचर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इससे पहले वाले वीडियो में मैं करा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप पहले वो देखें जिससे कि आपको ये कंसेप्ट उसका क्लियर होएगा सॉवरेंटी का। उसके बाद आपको फॉर्म्स अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम फॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि किस किस तरह की जो है सॉवरेंटी होती है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रकार आता है वो है नॉमिनल सॉवरेंटी। ठीक है, नॉमिनल को बोलते हैं नाम मात्र प्रभु सत्ता। ठीक है, ये पहले ही फॉर्म या पहला काइंड है ये सॉवरेंटी का। नॉमिनल, जैसे कि यहीं से पता लग रहा है, अगर आप हिंदी में देखें तो नाम मात्र क्या चीज होती है, जो मतलब होती भी है और मतलब एक प्रकार से नाम मात्र का मतलब है जैसे हम नॉर्मल यूज करते हैं कि इतनी सी है ना, नाम मात्र की इतनी सी चीज है ये। तो यहीं से पता चल रहा है, अगर आपको नाम मात्र ये जो शब्द है यहीं से आपको एक चीज याद आ रही होगी, वो है राष्ट्रपति। हमारे इंडिया में जो वास्तविक शक्ति है वो हम कहते हैं राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, बट राष्ट्रपति जो है एक नाम मात्र कार्यकारी अध्यक्ष माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्ति नहीं है। वास्तविक शक्ति का प्रयोग कौन करता है हमारे देश में? प्रधानमंत्री करता है। तो वास्तविक शक्ति जो किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। तो हम यही वाली बात करने वाले हैं कि नाम मात्र सॉवरेंटी क्या होती है। नाम मात्र सॉवरेंटी ये होती है कि जो प्रभु होता है, प्रभु यानी हम इसको कोई जो है वो शासक भी मान सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रभु होता है कोई भी, ठीक है, जिसके पास पावर है, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रभु होता है उसके पास, प्रभु का मतलब आप यहाँ कोई शासक भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको प्रभु नाम क्लियर हो रहा हो तो इसमें क्या होता है कि जो शासक होता है या फिर हम इसको कोई कार्यकारी अध्यक्ष कह सकते हैं, ठीक है, उसके पास जो है वो पावर होती है। ठीक है, उसके पास शक्ति होती है, लेकिन वो शक्ति का प्रयोग स्वयं नहीं करता है। ठीक है, स्वयं शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि उस शक्ति का प्रयोग जो है, उस शक्ति का प्रयोग दूसरे जो व्यक्ति हैं, कोई और संगठन या फिर कोई और व्यक्ति उस शक्ति का प्रयोग करता है, तब उसे नाम मात्र जो सॉवरेंटी या प्रभु सत्ता कहा जाता है। ठीक है, मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं तो बहुत आसानी से समझ में आएगा कि यानी एक ऐसा प्रभु जिसके पास वास्तविक शक्ति है, तो लेकिन वो वास्तविक शक्ति का प्रयोग खुद नहीं करता है, बल्कि उसके नाम पर कोई और व्यक्ति या कोई और संगठन जो है वो शक्ति का प्रयोग करता है, तब उसे जो है वो नाम मात्र सॉवरेंटी कहा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी जो संसदीय प्रणाली को मानने वाले जो शासन प्रणाली होती है, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिन कंट्रीज में होती है, ठीक है, संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो जिन देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है यानी संसदीय प्रणाली की सरकार या शासन होता है, वहां पर जो है वो नॉमिनल सॉवरेंटी ही पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में संसदीय प्रणाली की सरकार है, संसदीय प्रणाली का शासन है। ठीक है, यानी संसदीय प्रणाली के शासन का मतलब क्या होता है कि जो वास्तविक शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, कहने का मतलब है मतलब शक्ति जो होती है, कार्यकारी शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं नहीं करता है, बल्कि राष्ट्रपति के नाम पर उस शक्ति का प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? पीएम के द्वारा, प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद होती है उसके द्वारा वास्तविक जो शक्ति होती है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो डेफिनेशन है इसकी नॉमिनल सॉवरेंटी की वो क्लियर हो जा रही है। जैसे मैंने क्या बोला कि इसमें क्या होता है कि जो प्रभु जैसे राष्ट्रपति है वो शक्ति का प्रयोग स्वयं नहीं करता है, बल्कि उसके नाम पर कोई और जो व्यक्ति है वो शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर स्वयं शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, राष्ट्रपति के नाम पर शक्ति का प्रयोग जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है, तो इसे नॉमिनल कहा जाएगा। यानी नाम मात्र शक्ति है राष्ट्रपति के पास, वास्तविक शक्ति का प्रयोग जो है वो पीएम प्रधानमंत्री उसकी मंत्री परिषद कर रही है। तो यही एग्जांपल अगर आप इंग्लैंड में देखोगे तो इंग्लैंड में भी यही एग्जांपल चलता है। आपको पता है कि वहां पर जो सबसे ऊपर है वो राजा या रानी होता है ना,
लेकिन राजा और रानी जो है वो स्वयं उस शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। राजा और रानी के नाम पर उस शक्ति का प्रयोग जो है वो वहां का पीएम जो प्राइम मिनिस्टर होता है और जो उनकी मंत्री परिषद होती है उसके द्वारा जो है उसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो दूसरा हमारा प्रकार है रियल सॉवरेंटी, यानी वास्तविक प्रभुसत्ता क्या होती है। तो जो हमने अभी पहला किया नॉमिनल सॉवरेंटी, उसका उलट है बिल्कुल, ठीक है। वास्तविक जो नॉमिनल प्रभुसत्ता क्या होती है, यानी नॉमिनल जो सॉवरेंटी होती है उसमें जो वास्तविक शक्ति होती है उसका प्रयोग प्रभु खुद नहीं करता है बल्कि उसके नाम पर दूसरे व्यक्ति करते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी समझाया। तो रियल में यही होता है कि यहाँ पर ये होता है कि जो प्रभु होता है वो स्वयं अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, ठीक है। यहाँ उसके नाम पर कोई और व्यक्ति या और कोई संगठन उसके नाम पर शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। जो प्रभु होता है वो स्वयं उस शक्ति का प्रयोग खुद ही करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति, आपने पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो खुद जो है अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। उनके नाम पर कोई और प्रधानमंत्री या कोई मंत्री परिषद उनके नाम पर शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं शक्ति का प्रयोग खुद करते हैं। तो यहाँ पर जो शक्ति का प्रयोग है वो प्रभु स्वयं कर रहा है, उसके नाम पर कोई और शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हम अगर संसदीय प्रणाली की सरकार जिन देशों में होती है उनकी बात करें, जैसे कि भारत, तो यहाँ पर जो वास्तविक जो शक्ति है वो किसके पास है, वो है प्रधानमंत्री के पास। तो यहाँ वास्तविक शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दो तरह की सॉवरेंटी, ये बहुत ही आसान है। देन नेक्स्ट हम करेंगे, वो थोड़ी सी समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, ये तो बहुत ही आसान है। देन हमारे पास आती है लीगल सॉवरेंटी। लीगल यानी कानूनी प्रभुसत्ता। एक मिनट, लीगल सॉवरेंटी इसे हम कानूनी प्रभुसत्ता कहेंगे। तो लीगल सॉवरेंटी क्या होती है? लीगल सॉवरेंटी जो है वो किसी एक व्यक्ति के पास भी हो सकती है या फिर एक से ज्यादा व्यक्तियों के पास भी, यानी एक समूह, हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों के समूह के पास भी हो सकती है, यानी एक पर्सन के पास भी हो सकती है ये लीगल सॉवरेंटी, या फिर एक समूह के पास भी ये लीगल सॉवरेंटी हो सकती है। कानूनी इसको प्रभुसत्ता हम कहेंगे। तो इसका अर्थ क्या होता है? बहुत ही आसान है वैसे तो ये भी समझने में। ये इसका मतलब होता है कि कानूनी प्रभुसत्ता किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास होती है, और ये कानूनी प्रभुसत्ता जिस व्यक्ति के पास होती है, समूह के पास होती है, वो जो है वो उसको कानून बनाने के प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता मिली होती है, ठीक है। वो कानून बनाता है, ठीक है। जिसके पास ये कानूनी शक्ति होती है वो कानून बनाते हैं, नए कानून बनाते हैं, पुराने कानूनों को रद्द कर सकते हैं, कानून में जो है वो संशोधन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसके पास कानूनी प्रभुसत्ता होती है वो नए कानून बना सकता है, उसको स्वतंत्रता मिली होती है, संशोधन कर सकता है, ठीक है। और जो कानून है उनको वो रद्द भी कर सकता है, ये उसके पास जो है वो पावर होती है, शक्ति होती है। और जो वो ये कानून बनाता है, वो जितने भी लोग होते हैं, कॉमन लोग होते हैं, जनता होती है, सबको ये कानून जो है वो मानने पड़ते हैं, क्योंकि उसके पास कानूनी शक्ति है, ठीक है। अगर नहीं मानेंगे तो दंड दिया जाएगा लोगों को, इसलिए सबको ये कानून इसके द्वारा बनाए हुए फॉलो भी करने पड़ते हैं, और लोग इसके बनाए हुए कानूनों को फॉलो भी करते हैं, क्योंकि लोगों को होता है कि इसके पीछे एक कानूनी शक्ति है। लोग ज्यादातर कानूनी शक्ति को मान्यता दे देते हैं, कानूनी शक्ति को मान लेते हैं, ठीक है। तो ये होती है लीगल प्रभुसत्ता, ठीक है। यानी कानूनी तौर से उसके पास प्रभुसत्ता है, वो कानून बना सकता है, रद्द कर सकता है, संशोधन कर सकता है, और आपको वो कानून बनाने पड़ेंगे, उसको कानून ने शक्ति दी है, प्रभुसत्ता दी है, ठीक है। तो ये होती है कानूनी, और लोग भी मानते हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों को होता है कि कानूनी प्रभुसत्ता है, इसको वो स्वीकार कर लेते हैं, और नहीं जो लोग करते हैं उसको दंड दिया जाता है। तो इस जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारी कंट्री है, यहाँ जो कोई भी कानून बनते हैं वो हम सारे लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि जो कानून जो गवर्नमेंट बना रही है उनको उनके पास लीगल जो सॉवरेंटी वो है, ठीक है। हमारी विधायिका कानून बनाती है तो उसके पास कानूनी
प्रभुसत्ता है, इसलिए वो जो कानून बनाती है वो हम सबको मानने पड़ते हैं। हम लोगों ने वैसे इनको मान्यता दी है क्योंकि कानूनी शक्ति जो है वो सही मानी जाती है एक तरह से, ठीक है। तो ये होता है कि नहीं मानते तो दंड दिया जाता है, तो यही वाली चीज जो है वो, और वो विधायिका वो कानूनों में संशोधन भी जो है वो कर सकती है। तो ये वही कानूनी प्रभुसत्ता है जिसमें कानून बनाए जाते हैं और सर्वोपरि माने जाते हैं उसके द्वारा बनाए गए कानून, ठीक है। और इस जो पावर है इसको हम जो है वो असीमित भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ये बहुत ज्यादा पावर, इसकी कोई सीमा नहीं है। हम इस पावर को श्रेष्ठ भी कह सकते हैं। आपको पता है हमारे कानून जो हमसे ऊपर रहते हैं, श्रेष्ठ रहते हैं, और इन कानूनों को बनाते हुए जो है मतलब एक प्रकार से है कि कानूनों को आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। जो कानून बनाता है उसके ऊपर किसी तरह के कोई प्रतिबंध नहीं होते हैं, ठीक है। वैसे कुछ प्रतिबंध जो हम कह सकते हैं, मान सकते हैं कि जनमत का प्रतिबंध जो है वो होता है, या धार्मिक प्रतिबंध जो उस पर लगता है, पर इस पावर को जो है वो सुप्रीम माना जाता है, मतलब सबसे असीमित पावर मानी जाती है कानून बनाने वाली, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हम कह सकते हैं कि हमारे पास आता है कि ये जो पावर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि ये जो कानून बनाने की जो पावर है, ठीक है, जैसे अगर मैं अमेरिका की बात करती हूँ तो अमेरिका में जो संसद वहां पर कानून बना रही है, बादशाह की जो भी राजा रानी होता है उसकी स्वीकृति के बाद, तो वो कानून सबसे ऊपर है, उन कानूनों का आप उल्लंघना नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो शक्ति है एक प्रकार से हम कह सकते हैं असीमित होती है। ये प्रभुसत्ता जो है वो श्रेष्ठ भी होती है, और जो है वो मतलब कि श्रेष्ठ भी इसलिए भी है क्योंकि ये जो कानून हमारे होते हैं वो न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इन कानूनों को हम गलत भी नहीं मान सकते। जैसे हमारे यहाँ कानून है कि हेलमेट पहनना है, तो इस कानून को आप नहीं मानोगे, इसको गलत कैसे ठहराओगे आप? न्यायालय ने इसको स्वीकृति दी है इस कानून को, इसलिए ये कानून जो है वो न्यायालय द्वारा स्वीकृत भी होते हैं, ठीक है, और स्पष्ट भी होते हैं। हमें सीधे सीधे बता दिया गया जो हम रूल्स, जो कानून हम फॉलो करते हैं उसका एक मकसद है हमारी सेफ्टी के लिए, इसलिए बहुत स्पष्ट है, ठीक है, असीमित है, श्रेष्ठ है, न्यायालय द्वारा इनको स्वीकृति मिली हुई है, और जो है कि इसकी उल्लंघना करने पर जो है वो दंड भी मिलता है। आपको बताइए, जैसे मैंने शुरू में बताया, तो ये जो प्रभुसत्ता है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सॉवरेंटी है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम सॉवरेंटी की बात करेंगे अब, वो है पॉलिटिकल सॉवरेंटी। पॉलिटिकल सॉवरेंटी यानी राजनीतिक प्रभुसत्ता। अब राजनीतिक प्रभुसत्ता क्या होती है? ये जो हमने अभी प्रभुसत्ता की थी कानूनी प्रभुसत्ता, ये कानूनी प्रभुसत्ता से ही संबंधित है। देखो अभी हम क्या कह रहे थे कि हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो कानूनी प्रभुसत्ता होती है उसके पीछे मतलब उसको प्रभावित करने वाली एक और प्रभुसत्ता होती है, ठीक है, उसको हम राजनीतिक प्रभुसत्ता का नाम देते हैं। आपको समझाऊंगी। वैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कि जो कानूनी प्रभुसत्ता होती है, कानूनी प्रभुसत्ता को प्रभावित करने वाली, या हम कह सकते हैं कि उस पर प्रतिबंध लगाने वाली एक जो प्रभुसत्ता होती है उसे राजनीतिक प्रभुसत्ता कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमारी विधायिका मान लीजिए कानून बना रही है, ठीक है, तो विधायिका कानून बनाते हुए किसी चीज का जो है वो ख्याल तो रखेगी ना, किस चीज का ख्याल रखेगी कि वो कानून जो है वो जनमत यानी सभी लोगों को स्वीकार्य होना चाहिए। अगर वो कानून लोगों को स्वीकार्य ही नहीं है तो क्या लोग उस कानून का विरोध नहीं करेंगे? जैसे कृषि कानून है, ठीक है, किसान जो है उसका विरोध कर रहे हैं, यानी वो कानून जो है वो जनमत के अनुसार नहीं है, ठीक है। तो विधायिका कानून बनाते हुए जो है वो जनमत का ख्याल भी रखती है, और धार्मिक जो भावनाएं हैं उनका ख्याल भी जो है वो रखा जाता है कि किसी के धर्म के विरोध में तो नहीं है ये कानून, किसी धर्म को ठेस तो नहीं पहुंचा रहा है, तो धार्मिक जो भावनाएं हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है। नैतिकता का भी ख्याल रखा जाता है कि समाज के अनुसार है कानून, कहीं समाज के जो नियम रेगुलेशन की उल्लंघना तो नहीं कर रहा है। तो कानून बनाते हुए इन चीजों का ख्याल जो है वो रखा जाता है, ठीक है। जैसे धर्म का भी जो है इसमें ख्याल रखा जाता है, रीति रिवाज जो है लोगों के, उनका भी जो है वो इसमें ख्याल रखा जाता है कि लोगों के जो रीति रिवाज हैं उनको उनके विरोध में तो नहीं है, जैसे किसी के रीति रिवाजों के खिलाफ तो नहीं है ये कानून। जैसे मान लीजिए किसी ने गवर्नमेंट ने मान लीजिए कि कानून बना दिया कि विधायिका ने कि लोग जो है वो बिना शादी के ही जो है वो रह सकते हैं, बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, तो ये कानून हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही नहीं है। हमारी सोसाइटी इस कानून को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि ये हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो नैतिकता है उसके खिलाफ है। तो इसलिए
स्वीकार नहीं करेगा, सब लोग जो है इसका विरोध करेंगे। तो इसलिए विधायिका को ये जो चीजें हैं, जैसे जनमत, लोगों के रीति रिवाज, नैतिकता, धार्मिक फीलिंग जो है, लोगों की भी धार्मिक भावना को ठेस तो नहीं पहुंच रही किसी कानून से, उन सब का ख्याल भी रखना ही पड़ता है। तो यही जो पावर है, तो जिनसे इनसे एक प्रकार से प्रतिबंध लग रहा है ना कानूनी प्रभु सत्ता पर, क्योंकि कानूनी प्रभु सत्ता को इन सबका ख्याल रखना पड़ रहा है। उनको पता है कि कानूनी प्रभु सत्ता को भी, कि हमने कोई भी कानून बना दिया और इनमें से किसी चीज को उल्लंघना हो रही है तो उनके कानून का विरोध होगा। तो इसलिए इस पावर को, ये जो है, इसको ही हम जो है वो राजनीतिक प्रभु सत्ता कहते हैं। यानी जैसे कि मैंने बोला कि कानूनी प्रभु सत्ता को प्रभावित करने वाली एक प्रभु सत्ता और होती है। ये कानूनी प्रभु सत्ता को प्रभावित ही कर रही है कि कानूनी प्रभु सत्ता कोई भी कानून बनाएगी तो इन चीजों को ख्याल रखेगी, वो देखेगी कि कहीं किसी के रीति रिवाजों को उल्लंघना तो नहीं हो रही है, नहीं तो लोग उस कानून का विरोध करेंगे, मानेंगे नहीं। जनमत जो है होना चाहिए, सभी लोगों को स्वीकार्य होना चाहिए। तो ये राजनीतिक जो प्रभु सत्ता है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सभी जो जनमत है, धार्मिक नैतिकता, रीति रिवाज, इन सब को ध्यान में रख के कानून बनाने होते हैं। यानी कानूनी प्रभु सत्ता में एक प्रकार से नियंत्रण कर रही है ये वाली जो प्रभु सत्ता है, इसे हम राजनीतिक प्रभु सत्ता कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया होगा अब आपको क्लियर कि वही है कि जैसे वही वाली बात है कि ये चीजें ध्यान में रखकर कानूनी प्रभु सत्ता को कोई कानून बनाना होगा, एक प्रकार से ये उस पर नियंत्रण लगा रही है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक, हमारी जो एक और प्रकार रह गया हमारे पास, ठीक है, ये है राजनीतिक प्रभु सत्ता। एक हमारे पास रह गई है अब लास्ट है पॉपुलर सॉवरेंटी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉपुलर सॉवरेंटी, इसको लोकप्रिय कहेंगे, लोकप्रिय प्रभु सत्ता। लोकप्रिय प्रभु सत्ता क्या होती है? ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो कानूनी प्रभु सत्ता होती है, ठीक है, कानूनी प्रभु सत्ता जो है उसको क्या करते हैं, कानूनी प्रभु सत्ता को जो राजनीतिक प्रभु सत्ता होती है वो इसको जो है प्रभावित करती है, आपको पता ही है जैसे, है ना। तो ये मतलब इन सब का एक दूसरे से जो है पूरी तरह से रिलेशन होता है इनमें आपस में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकप्रिय प्रभु सत्ता क्या होती है। लोकप्रिय प्रभु सत्ता होती है, इसमें आती है वोट देने की बात, कि जो लोग वोट देते हैं, ठीक है, जो लोग वोट देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि 18 साल या इससे ऊपर वाले लोग हमारे देश में वोट दे सकते हैं। तो जो लोग वोट देते हैं, जो वोटिंग करते हैं, उन लोगों को जो है वो अपने विचार व्यक्त करने की भी स्वतंत्रता होती है। ये थोड़ी है कि वो सिर्फ वोट देंगे उसके बाद वो कुछ नहीं बोल सकते, ना सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, ना अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो जो लोग वैसे तो सबको अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की आजादी है, बट स्पेशली यहाँ हम वोटिंग को लेके चलेंगे कि जो लोग मत देते हैं, ठीक है, जो लोग मत देते हैं उन लोगों को अपने विचारों की स्वतंत्रता भी होती है। तो लोकप्रिय प्रभु सत्ता का मतलब यही है कि जो लोग सरकार को चुनते हैं, ठीक है, जो लोग सरकार को चुनते हैं उनको लोकप्रिय प्रभु सत्ता का नाम एक प्रकार से देते हैं हम लोग। जैसे आपको पता है कि जो लोग वोट देते हैं उनके पास भी सॉवरेंटी है, ये वोट देने वाली, क्योंकि ये भी एक प्रकार की पावर है ना। ये प्रभु सत्ता एक प्रकार की भी, अगर जो भी सरकारें बनती हैं, ठीक है, तो सरकारों को किस चीज का ख्याल रहता है, उनको वोटर्स का ख्याल रहता है। तब आपको पता है सरकार बनाने से पहले चुनाव प्रचार वगैरह किया जाता है, सारा खेल किस चीज का है, वोट का है, ठीक है, मतदान का है, कि मतदाता जो है उसको खुश करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो जो मतदाता है उसको इतनी इंपोर्टेंस क्यों दी जाती है? क्योंकि मतदाता ही सरकार को बना सकता है, मतदाता ही सरकार को गिरा सकता है। तो इसलिए इसे ही लोकप्रिय प्रभु सत्ता कहा जाता है, कि यानी जो मतदाता है उसको लोकप्रिय प्रभु सत्ता जो है वो माना जाता है। और जो कानूनी प्रभु सत्ता होती है, कानूनी प्रभु सत्ता जो होती है, उस कानूनी प्रभु सत्ता को जो है वो ख्याल रखना होता है हमेशा से, कि अगर वो इस लोकप्रिय प्रभु सत्ता को खुश रखेगी तभी जो है वो एक प्रकार से लोकतांत्रिक जो समाज उसकी स्थापना कर सकती है, समाज में शांति बना के रख सकती है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी सरकार है, ठीक है, तो सरकार अगर जो वोट डालने वाले हैं उनको खुशी नहीं रखती है, ठीक है, जनता को सारी जनता वोट ही डालती है, तो लोगों को खुशी नहीं रखती है, उनको कुचलने की कोशिश करती है। तो सरकार को भी पता है कि नेक्स्ट टाइम फिर तो हम अपनी सरकार बना नहीं पाएंगे, किसी पार्टी को पता है हम नेक्स्ट टाइम से अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे, हमारी सरकार गिर जाएगी।
तो इसलिए जो है वो ये भी कोशिश करते हैं कि जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता है उसको खुश रखा जाए, ठीक है, सो दैट कि वो सरकार उनकी बन सके दोबारा से। तो इसे लोकप्रिय प्रभुसत्ता एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि जो वोट देने का जिनको अधिकार होता है, जो वोट देकर सरकार को बनाते हैं, ठीक है, जिनके हाथ में एक प्रकार की प्रभुसत्ता ही है कि कौन सी सरकार आएगी, कौन सी सरकार गिरानी है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम, तो वो इसी को लोकप्रिय प्रभुसत्ता जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो अलग अलग फॉर्म्स की यहाँ पर बात कर ली कि कौन कौन तरह की सॉवरेंटी होती है। जैसा अभी मैं पॉपुलर सॉवरेंटी की बात कर रही थी लास्ट में, तो पॉपुलर सॉवरेंटी ये भी याद रखना कि प्रभुसत्ता ही है वोटर्स के पास, उनके पास भी सॉवरेंटी है, ये बहुत बड़ी सॉवरेंटी है कि वो किसको वोट देते हैं, और कोई जोर जबरदस्ती इन पे नहीं की जाती है वोटर्स पे कि तुमने इस पार्टी को ही देना, उनकी अपनी मर्जी है, उनकी खुद की प्रभुसत्ता फ्री है, वो जिस मर्जी को वोट दें। तो इसलिए कानूनी प्रभुसत्ता कोशिश करती है शांति वगैरह अगर बना के रखनी है तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता को कुचला ना जाए, उसका ख्याल रखा जाए, यानी वोटर्स का ख्याल रखा जाए एक प्रकार से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी थ्योरीज, यानी जो हमारी सॉवरेंटी है उसको लेकर कौन कौन सी थ्योरीज हैं, उसको हम बहुत डिटेल में और अच्छे से करने वाले हैं, सो दैट कि थ्योरी से ज्यादा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता है। ये तो कुछ चीजें नॉर्मली है, थ्योरीज अगर आप समझ जाओगे तो सॉवरेंटी का जो रियल कंसेप्ट है वो आपके माइंड में आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम बाकी टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।